तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल अर्बन स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, हवा का वाष्प घनत्व होता है, यानी हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। ए में है 1.0, बी में है 4.8, सी में है 9.4 और डी में है 14.4। तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होगा दोस्तों, यानी डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें ट्रिगर किस रूप में काम करता है। ए में इलेक्ट्रॉन के रूप में, बी में न्यूट्रॉन के रूप में, सी में हाइड्रोजन के रूप में, डी में प्रोटॉन के रूप में। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है वो न्यूट्रॉन के रूप में कार्य करता है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाला गैस। जो सोडा वाटर बनाते हैं उसमें प्रयोग होने वाला गैस कौन सा है। ए में सोडियम डाइऑक्साइड, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में सोडियम, डी में नाइट्रोजन। तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी CO2 सही हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 4 में आपका इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको कहलाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। ए में ऑक्सीकरण, बी में अपकरण, सी में उत्प्रेरण और डी में अभिप्रेरण। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है आपका, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था। जो पीएच मान है, पीएच स्केल, उसका खोज किसने किया था। ए में है लेबोजियर ने, बी में प्रिस्टले ने, सी में सिल्ले ने, डी में सारेंसन ने। तो पीएच मान का निर्धारण सारेंसन ने किया था, यानी डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो छठा प्रश्न आपका, शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। जो शुद्ध जल होता है उसका क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर कितना होगा। ए में 104 डिग्री, बी में 100 डिग्री, सी में 232 डिग्री और डी में 212 डिग्री। तो शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर 104 डिग्री होता है, यानी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है आपका, वायुमंडल में भारी गैस कौन है। जो वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है। ए में है जल वाष्प, बी में है नाइट्रोजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में सबसे भारी गैस दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आठवां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आठवां प्रश्न आपका, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व वन दिवस मनाया जाता है वो कितने तारीख को मनाया जाता है। ए में 21 मार्च को, बी में 5 जून को, सी में 28 जनवरी को और डी में 14 मार्च को। तो विश्व वन दिवस दोस्तों वह 5 जून को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नौवां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नौवां प्रश्न आपका, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ। जो भारत में चेचक का गणना कब हुआ। ए में 1973 ईस्वी, बी में 1974 ईस्वी और सी में 1975 ईस्वी और डी में 1977 ईस्वी। तो भारत में चेचक का जो उन्मूलन हुआ 1975 ईस्वी को हुआ था, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10वां प्रश्न आपका, लेजर की खोज किसने की थी। जो लेजर किरण होती है उसका खोज किसने किया था। ए में बर्गर ने, बी में मेमेह ने, सी में मुर्रे ने, डी में काप ने। तो लेजर किरणें का खोज मेमेह ने किया था, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 11 में आपका, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। जो तारपीन का तेल होता है वो किस पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ए में साइकस से, बी में देवदार से, सी में चीड़ से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 12 में आपका,
प्रोटीन का सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व। जो प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? ए में है आलू में, बी में है चना में, सी में है मटर में और डी में सोयाबीन में। तो दोस्तों प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन में पाया जाता है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 13 में आपका अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ए में जड़ से, बी में फूल से, सी में तना से, डी में पत्ती से। जो अफीम है दोस्तों वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल के भाग से प्राप्त होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 14 में आपका संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? जो संसार है उसका सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ए में है कमल, बी में है गेंदा, सी में है रेफलेसिया और डी में है गुलाब। जो संसार का सबसे बड़ा फूल है वो रेफलेसिया फूल है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 15 में आपका पेड़ के पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो पेड़ के पत्ती होते हैं उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? ए में मैग्नीशियम, बी में है जिंक, सी में है एल्युमिनियम और डी में है मैग्नीज। तो पेड़ के पत्तियों में जो है दोस्तों मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। चलिए दोस्तों 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 16 प्रश्न में आपका कपास की खेती किस मिट्टी में होता है? जो कपास हम लोग जो जूट कहते हैं दोस्तों उसकी खेती किस मिट्टी में होता है? ए में है लाल मिट्टी में, बी में काली मिट्टी में, सी में भंगूर मिट्टी में, डी में गोरी मिट्टी में। तो कपास की जो खेती होता है वो काली मिट्टी में होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 17 में आपका पौधे का कौन सा भाग श्वसन करती है? जो पौधा है दोस्तों उसमें कौन सा भाग श्वसन करती है? ए में जड़, बी में बीज, सी में पत्ती, डी में इनमें से कोई नहीं। तो पौधा में जो दोस्तों हमारा पत्ती श्वसन का काम करती है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 18 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 18 में आपका सबसे अधिक तिल का उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे अधिक तिल का उत्पादन किस देश में होता है? ए में है चीन में, बी में भारत में, सी में इराक में और डी में अमेरिका में। तो सबसे अधिक तिल का उत्पादन भारत में होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 19 में आपका लोहे में जंग लगना उसका भार, लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है? ए में घट जाता है, बी में बढ़ जाता है, सी में कोई परिवर्तन नहीं होता है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 20 में आपका दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक, जब दाब बढ़ेगा दोस्तों तो बर्फ़ का गलनांक कितना होगा? ए में घटता है, बी में बढ़ता है, सी में अपरिवर्तित रहता है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दाब बढ़ाएंगे दोस्तों तो बर्फ़ का गलनांक घट जाता है दोस्तों, यानी ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 21 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 21 में आपका वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। जब वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? ए में आयतन, बी में भार, सी में द्रव्यमान और डी में घनत्व। जब दोस्तों वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो क्या अपरिवर्तित रहता है? जब वस्तु की मात्रा बदलते हैं दोस्तों तो जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 22 में आपका द्रव धातु तत्व है, जो द्रव धातु तत्व होता है वो कौन सा है? ए में पारा, बी में ब्रोमीन, सी में चांदी, डी में सोना। तो द्रव धातु तत्व जो है दोस्तों वो पारा है, यानी ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 23 में आपका खैरा रोग किससे संबंधित है? तो खैरा रोग दोस्तों कौन सा पदार्थ में होता है? ए में गेहूं में, बी में धान से, डी में कपास से और डी में मक्का से। तो खैरा रोग दोस्तों वह धान से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, धान से। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं।
24 में आपका इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है? जो इंद्रधनुष बनता है उसमें कौन सा रंग नहीं होता है? ए में नीला, बी में बैगनी, सी में काला और डी में हरा। तो दोस्तों इंद्रधनुष में काला रंग नहीं होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 25 में आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन सा जो चीज़ होता है वो बदलता है? ए में डायनमो, बी में लाउड स्पीकर, सी में सितार और डी में सोना। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदल देता है दोस्तों, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनमो बदलता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 26 में आपका पारा का अयस्क है। जो पारा होता है उसका कौन सा अयस्क है? ए में गैलेना, बी में क्रोमाइट, सी में सिनेवार, डी में पीठ। तो पारा का अयस्क सिनेवार होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 27 में आपका शहद का मुख्य घटक है। जो शहद होता है मधुमक्खी वाला उसका मुख्य घटक क्या है? ए में ग्लूकोज, बी में सुक्रोज, सी में माल्टोज, डी में फ्रुक्टोस। दोस्तों तो शहद का मुख्य घटक फ्रुक्टोस होता है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शहद का मुख्य घटक कौन सा है? तो फ्रुक्टोस है। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 में आपका तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? जो तंबाकू होता है उसमें पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? ए में मॉर्फिन, बी में निकोटीन, सी में हीरोइन, डी में क्वानीन। तो दोस्तों तंबाकू में पाए जाने वाला जो रसायन होता है वो निकोटीन होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो निकोटीन है। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 29 नंबर दोस्तों नेत्र से संबंधित है। ए में कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग को भाग है? जो कॉर्निया है वो मानव शरीर के किस अंग का भाग है? ए में हृदय, बी में किडनी, सी में नेत्र, डी में कान। जो कॉर्निया है दोस्तों वह नेत्र से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 30 में आपका प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ए में छोटी आंत में, बी में बड़ी आंत में, सी में लीवर में, डी में किडनी में। तो दोस्तों प्रोटॉन का जो पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।